Hello everyone, I welcome you all to Guru Mantra classes, and this is part 3 for the chapter Atmospheric Circulation and Weather System from the NCERT's Geography book class 11. तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज, एयर मास, ये इन सब सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट हमने देखा था. आज हम देखेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होता है. तो सबसे पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी होता है कि ट्रॉपिक्स हम किसको कहते हैं और यहीं पे साइक्लोन्स का फॉर्मेशन क्यों होता है. तो सबसे पहले आप एक पिक्चर देख रहे होगे अपने स्क्रीन पे. यहाँ पे आप अर्थ का एक पिक्चर देख रहे हो जिसमें ये जो है ये आपको पता है कि इक्वेटर है. इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है और इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, ये जो मैंने डैश्ड लाइंस बनाई हैं आप इसमें देख रहे होगे कि इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ पे जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन. क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल रीजन, क्योंकि ये इक्वेटर के पास वाला रीजन है. और वहीं पे आपको पता है कि यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ है और 23.5 डिग्री साउथ है. तो 10 डिग्री से 23.5 डिग्री और 10 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ पे जो रीजन होता है उसी को हम कहते हैं ट्रॉपिक्स. यही है ट्रॉपिक्स वाला रीजन जहां पे साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है. तो अब आपको ये चीज समझ आ गई कि साइक्लोन्स जो आते हैं वो जनरली कहां पे आते हैं. तो ये वही एरिया है, ये ट्रॉपिक्स वाला एरिया है. अब हम समझेंगे कि जो ये साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है इसके लिए, इसके फॉर्मेशन के लिए कुछ कंडीशंस होती है कि साइक्लोन्स ऐसे ही नहीं बन जाता है. इसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए जो कि पहले फुलफिल होती है, उसके बाद साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है. तो वो कंडीशंस क्या है कि साइक्लोन जब भी बनेगा एक लार्ज वाटर बॉडी में बनेगा. ओशंस हो गया, सीज हो गया, इससे ज्यादा बड़े तो कोई वाटर बॉडीज है नहीं. तो ये लार्ज वाटर बॉडी पे बनेगा, टेम्परेचर ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस. और याद रखने वाली बात ये है कि ये लैंड पे कभी भी नहीं बनता है. ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो हमेशा वाटर बॉडी पे ही बनेगा. तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो लार्ज वाटर बॉडी होना चाहिए. दूसरा है कोरियोलिस फोर्स. आपने देखा था, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताए हैं कि कोरियोलिस फोर्स होता क्या है. कोरियोलिस फोर्स यानी कि अर्थ का जब रोटेशन होता है इसकी वजह से एक फोर्स लगता है जिसको हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं. और इसी की वजह से नदर्न हेमिस्फेयर में जो विंड का डायरेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज होता है और सदर्न हेमिस्फेयर जो विंड का डायरेक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है. ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं. तो साइक्लोन बनने के लिए कोरियोलिस फोर्स का होना भी जरूरी है. और अगर कोरियोलिस फोर्स होगा तो आप ये देख रहे हो जब साइक्लोन बनता है तो इस तरह का कुछ मूवमेंट होता है उसका. ये इस तरह का मूवमेंट इसलिए ही होता है क्योंकि कोरियोलिस फोर्स लग रहा होता है. ठीक है, तो ये दूसरा कंडीशन है. तीसरा कंडीशन है कि जो विंड जो वर्टिकल मूवमेंट जो विंड की हो रही है, जो ये वर्टिकल मूवमेंट है विंड का, इसमें वेरिएशंस कम होने चाहिए. कम क्या, होने ही नहीं चाहिए. यहां पे अगर वेरिएशंस होगा, मान लो यहां पे कुछ और स्पीड है, यहां पे कुछ और स्पीड है, तो यहां साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा. विंड का जो वर्टिकल डायरेक्शन है वहां पे वेरिएशंस नहीं होने चाहिए या बहुत ही कम होने चाहिए. दूसरा, कोई जेट स्ट्रीम नहीं होना चाहिए. जेट स्ट्रीम आपको पता है कि वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है. अगर जहां पे मान लो ये साइक्लोन आ रहा है और वहां पे वेस्ट टू ईस्ट एक जेट स्ट्रीम मूव कर रहा है तो ये यहां पे इसके मूवमेंट को हैम्पर करेगा और साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा. तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन पे जेट स्ट्रीम मूव करती है और ये नहीं होना चाहिए जहां पे साइक्लोन आ रहा है. फिर नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्जेंस ऑफ एयर एट द टॉप एंड डाइवर्जेंस एट द कन्वर्जेंस ऑफ एयर एट द बॉटम एंड डाइवर्जेंस एट द टॉप. अब देखो कि आप साइक्लोन्स का फॉर्मेशन कैसा होता है, मूवमेंट ऐसा सा होता है. तो ये नीचे वाला जो पोर्शन होगा ना, यहां पे ये कन्वर्ज करेगा, यहां पे ये कन्वर्ज करेगा और ऊपर वाले पोर्शन में ये डाइवर्ज करेगा, तभी साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है. तो आई होप आपको ये कंडीशंस अच्छे से समझ में आ गए और ये कंडीशंस काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए कि इसमें लार्ज वाटर बॉडी होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स लग रहना चाहिए, वर्टिकल वेरिएशंस कम होनी चाहिए विंड की, और जेट स्ट्रीम नहीं होना चाहिए, और टॉप पे जो है वो डाइवर्जेंस होना चाहिए और कन्वर्जेंस होना चाहिए बॉटम में. यहां नीचे बॉटम है, यहां पे कन्वर्जेंस होगा एयर का और यहां पे डाइवर्जेंस होगा, यानी विंड फैलेगी. तो ये कुछ कंडीशंस है. अब नेक्स्ट चीज देखते हैं इसमें क्या है. तो आपने देखा था कि जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन होता है वहीं पे हमारी ये साइक्लोन्स की फॉर्मेशन होती है. तो ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन भी आपने देखा था कौन सा होता है, 10 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ये ट्रॉपिकल रीजन होता है. तो आपको पता है कि ये जो रीजन होता है, ये जो 10 डिग्री से 23 डिग्री, यहां पे आपको पता है कि ट्रेड विंड्स चलती हैं.
यहाँ पे ट्रेड विंड्स चलती है, ये दोनों ट्रॉपिकल वाले रीजन पे। तो ट्रेड विंड्स की वजह से क्या होता है, ये जो साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है ये ट्रेड विंड्स के ही साथ होता है। तो ट्रेड विंड्स भी कैसे चलती है, ट्रेड विंड्स आपकी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में चलती है, ईस्ट टू वेस्ट ही होती है ना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो ट्रेड विंड्स होती है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है, ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है। तो ये जो साइक्लोन्स होगा ये भी ऐसे ही ईस्ट टू वेस्ट मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड विंड्स चलती हैं इस ट्रॉपिकल रीजन्स पे। और मैंने आपको बताया था कि ये जो साइक्लोन्स होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होता है, ये आपके सी सरफेस पे ही बनता है, लैंड पे नहीं बनता है। तो सपोज करो, अभी मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगी, इससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि सी सरफेस पे कैसे ये क्यों बन रहा है। तो आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें आपको मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पे एक सी सरफेस है और यहाँ पे एक लैंड सरफेस है। अब यहाँ पे जो सी सरफेस है ये वार्म हो रहा है, ये गर्म हो रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर लाइक कंडीशंस क्रिएट हो रही है, और जिसकी वजह से जब वार्म एयर होता है वो राइज करता है, राइज करने की वजह से आपको पता है इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन होने की वजह से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, और क्लाउड्स बनते हैं तो कंडेंसेशन होता है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंडेंसेशन की वजह से जो लेटेंट हीट होता है वो सेंसिबल हीट में कन्वर्ट होता है, ये आपने अच्छे से पिछले लेक्चर्स में देखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी सरफेस है, यहाँ पे ये गर्म हो रहा है, गर्म होने की वजह से लो प्रेशर लाइक कंडीशंस हो रही है, जिसकी वजह से इवापोरेशन हो रहा है क्योंकि वार्म एयर राइज कर रहा है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लाउड्स के फॉर्मेशन के कारण कंडेंसेशन हो रहा है, और कंडेंसेशन में लेटेंट हीट से सेंसिबल हीट में ये चेंज हो रहा है। और ये जो साइक्लोन्स बनते हैं ना सी सरफेस पे, ये साइक्लोन्स को जो एनर्जी मिलती है वो इसी सेंसिबल हीट के कारण मिलती है, और ये अपना मतलब आप इसको कैसे बोलोगे कि इसको जो मेन एनर्जी मिल रही है ये सेंसिबल हीट के कारण ही मिल रही है, और ये भयानक रूप लेता है सेंसिबल हीट के ही कारण। ये आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। तो ये 10 डिग्री से 23.5 डिग्री वाले रीजन पे बन रहा है, जिसको हम ट्रॉपिक्स कह रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशंस तो सारी फुलफिल हो रही है कि लार्ज वाटर बॉडी भी है, इवापोरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, लेटेंट हीट सेंसिबल हीट में भी चेंज हो रहा है, और साइक्लोन्स को फॉर्मेशन होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमें सेंसिबल हीट से ही मिल रही है। तो सवाल ये है कि अगर सारी चीजें यहाँ पे मिल रही है तो ये 10 डिग्री वाले जो रीजन, 10 डिग्री वाला जो रीजन था, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ वाला जो इक्वेटोरियल रीजन था, वहां पे साइक्लोन का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है, ये सवाल है। क्योंकि वहां पे भी तो देखो इक्वेटोरियल रीजन है, सनलाइट प्रॉपर मिल रही है, सनलाइट प्रॉपर मिलने की वजह से क्या होगा, वाटर बॉडी जल्दी से गर्म होगी तो यहाँ पे वहां पे भी क्लाउड्स लाइक सिचुएशन होगी, जिसकी वजह से कंडेंसेशन होगा, लेटेंट हीट सेंसिबल हीट में बनेगा, और साइक्लोन को चांस मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, और वो और भयानक रूप ले लेगा। तो ये सारी चीजें 10 डिग्री वाले रीजन में क्यों नहीं हो रही है, और 10 डिग्री टू 23.5 रीजन वाले में ही क्यों हो रही है, क्वेश्चन ये है। तो उसका कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि ये जो 10 डिग्री और 10 डिग्री वाला जो रीजन है, यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है। आपने पढ़ा है कि इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर के पास वाला जो रीजन होता है वहां पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वहां पे कोरियोलिस फोर्स लगने लगता है। तो अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो आपको पता है कि ये जो साइक्लोन है, इसका जो ये साइक्लिक मूवमेंट है, ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही हो रहा है। तो इसका ये जो साइक्लिक मूवमेंट होगा ये नहीं होगा अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा। तो 10 डिग्री और 10 डिग्री वाले रीजन पे ये कोरियोलिस फोर्स नहीं लगता है, इसीलिए यहाँ पे साइक्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। प्लस ये जो 10 डिग्री वाला जो रीजन है, इसको हम कहते हैं डोलरम कहते हैं। क्यों डोलरम कहते हैं, क्योंकि ये जो एरिया होता है यहाँ पे मतलब आपको टेम्परेचर वेरिएशंस कम देखने को मिलेंगे। यहाँ पे वेदर लाइक सिचुएशंस, एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, ये आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। इस वजह से यहाँ पे किसी भी तरह का मतलब चेंज नहीं होता है। इस रीजन से हम इस 10 डिग्री वाले रीजन को कहते हैं डोलरम। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था कि ये जो सी सरफेस पे बन रहा है तो इसकी क्या मैकेनिज्म है वगैरह वगैरह, हमने देखा ये चीज। अब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये लैंड की तरफ बढ़ेगा,
सी से ये लैंड की तरफ बढ़ेगा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो आपको पता है कि लैंड पे वाटर बॉडी तो है नहीं, वाटर बॉडी है नहीं, जिसकी वजह से इवेपोरेशन कम होगा। इवेपोरेशन कम होगा तो क्लाउड्स का कम फॉर्मेशन होगा। क्लाउड्स अगर कम फॉर्म होंगे तो लेटेंट हीट सेंसिबल हीट में चेंज नहीं होगा, और लेटेंट हीट अगर सेंसिबल हीट में चेंज नहीं होगा तो साइक्लोन्स को उसकी एनर्जी मिलेगी नहीं। और यही रीजन है कि ये धीरे धीरे लैंड पे आने के बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसको एनर्जी सेंसिबल हीट जो है वो मिल नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो साइक्लोन्स बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाउड्स का फॉर्म होना, और वो वाटर बॉडी के कारण होता है। तो अगर वाटर बॉडी ही नहीं है लैंड पे तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जिसकी वजह से साइक्लोन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि साइक्लोन जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। तो जब हम टॉप से देखते हैं साइक्लोन को तो ये हमें कुछ ऐसा स्पाइरल लाइक दिखता है। ये जो मैंने आपको पिक्चर बना के दिखाया है ये ऐसा कुछ स्पाइरल जैसा दिखता है। और ये जो बीच में जो एरिया है ना, ये जो बीच में एरिया है ये लो प्रेशर रीजन होता है। यहाँ पे आपको जो रेनफॉल वगैरह है यहाँ पे आपको कम देखने को मिलता है, या मतलब यहाँ पे होता ही नहीं है, ठीक है। बट जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं इस वॉल को क्रॉस करते हैं, जो वॉल है ये साइक्लोन का वॉल कहते हैं। तो हम जैसे जैसे यहाँ पे आते हैं यहाँ पे रेनफॉल दिखता है आपको। उसके बाद फिर आगे जाते हैं, बीच में जाते हैं तो वहां पे रेनफॉल नहीं दिखता है। फिर आगे जाते हैं, ऐसे करके आपको रेनफॉल दिखता है कहीं पे रेनफॉल नहीं दिखता है। ये आप एक और पिक्चर देखो। और जो ये बीच वाला एरिया होता है ना, बीच वाला जो एरिया होता है इसको आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। ये देखो आप पिक्चर में, ये देखो जैसे ये है आपके सामने पिक्चर, ये जो है साइक्लोन का आई है, इसको हम आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। ये देख लो आप, ये जो बीच वाला एरिया है आई ऑफ साइक्लोन एरिया है। यहाँ पे देखो रेनफॉल देखने को मिलेगा, यहाँ पे रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगा, रेनफॉल देखने को मिलेगा, रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा ऐसा रीजन होता है इसमें। तो अभी आपने देखा कि जब हम आई से थोड़ा आगे जाते हैं तो रेनफॉल देखने को मिलती है, फिर नहीं देखने को मिलती है, फिर देखने को मिलती है, फिर नहीं देखने को मिलती है। तो ये टेम्परेचर वेरिएशंस ऐसा होता है। उसके बाद ये वाला जो रीजन होता है साइक्लोन का, इसको हम कहते हैं एनुअलर जोन, इसको हम कहते हैं एनुअलर जोन। और ये जो अंदर वाला एरिया होता है इसको हम कहते हैं स्पाइरल बैंड, ये इसको कहते हैं स्पाइरल बैंड। तो ये जो है यही स्ट्रक्चर है साइक्लोन का, जो आपको ध्यान में रखना है। अगर पेपर में आपको साइक्लोन के बारे में पूछता है तो आप ये डायग्राम बना सकते हो और ये बता सकते हो कि ये जो आई से हम जैसे जैसे दूर जाते हैं कभी आपको रेनफॉल देखने को मिलती है, कभी आपको रेनफॉल देखने को नहीं मिलती है। और ये जो आई वाला एरिया होता है यहाँ पे बिल्कुल काम कंडीशंस होती है आपको, मतलब कभी बहुत हैवी प्रेसिपिटेशन इससे आगे देखने को मिलेगा, कभी नहीं देखने को मिलेगा, कभी देखने को मिलेगा। मतलब ये इंटरमिटेंट होता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो साइक्लोन्स में। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन्स था। अब हम देखेंगे टेम्परेट साइक्लोन्स क्या होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट टेम्परेट साइक्लोन्स कि ये बेसिकली होता क्या है। तो टेम्परेट रीजन होता कौन सा है। आपको पता है कि 66.5 डिग्री वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है इसको कहते हैं हम टेम्परेट रीजन। 66.5 डिग्री वाला जो रीजन है दिस इज कॉल्ड टेम्परेट। 10 डिग्री से 23.5 डिग्री वाला ट्रॉपिक्स, और 10 डिग्री नॉर्थ साउथ वाला इक्वेटोरियल रीजन। तो ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कौन से रीजन को हम क्या बोलते हैं। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे जो विंड्स मूव करती है इसको हम कहते हैं वेस्टर्लीज। ये कहाँ से कहाँ मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन मूव करती है। विंड्स कैसे मूव कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। और यही रीजन को हम कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन। तो जो ये साइक्लोन्स बनते हैं ये वेस्टर्लीज के मूवमेंट के अलोंग बनते हैं, क्योंकि ये वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है यहाँ पे विंड। तो टेम्परेट साइक्लोन भी जो होगा वो वेस्ट टू ईस्ट ही मूव करेगा। इसी टेम्परेट साइक्लोन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रंट। अब देखते हैं कि फ्रंट किसको कहते हैं। तो हमने देखा कि टेम्परेट साइक्लोन जो है वो किस रीजन में बनता है, इसको हम फ्रंट भी कहते हैं। और जो इसके कारण जो ये फ्रंट बनता है इसको हम फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। तो फ्रंट होता क्या है, ये एक वर्टिकल डिसकंटिन्यूटी है जो कि दो एयर मासेस को सेपरेट करती है। अब सपोज करो यहाँ पे वार्म एयर मास है और यहाँ पे कोल्ड एयर मास है, तो ये जो वर्टिकल डिसकंटिन्यूटी आपको दिख रहा है इसी को हम कहेंगे फ्रंट, इसी को हम कहेंगे फ्रंट। तो अब ये वार्म और कोल्ड एयर मास कैसे बनती है, आइए इसको समझते हैं। तो ये तो आपने देखा था कि यहाँ पे ये वाला जो रीजन होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टेम्परेट रीजन कहते हैं। ये वाला टेम्परेट रीजन है। यहाँ पे देख लो आप, ये पोलार रीजन है,
ये पोलर रीजन है यानी कि ये कोल्ड होगा, ये टेम्परेट रीजन है, यहाँ पे वेस्टर्लीज चल रहा है, ये वार्म रीजन है, वार्म रीजन है, यहाँ पे लो प्रेशर है इसलिए ये वार्म है, यहाँ पे हाई प्रेशर है इसलिए ये कोल्ड है। यहाँ पे भी देख लो आप, यहाँ पे भी वार्म है, यहाँ पे भी लो प्रेशर है, यहाँ पे कोल्ड है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो अब आप देख लो कि यहाँ पे वार्म, यहाँ पे कोल्ड, और इनके बीच में इसको जो ये डिसकंटिन्यूटी है, ये जो वर्टिकल डिसकंटिन्यूटी जो उसको सेपरेट कर रही है, इसी को हम कहेंगे फ्रंट। यहाँ पे भी देख लो वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास, यहाँ पे भी बनेगा क्या, फ्रंट। और इस फ्रंट के बनने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं फ्रंटोजेनेसिस। ये कहां पे बनेगा, टेम्परेट एरियाज में बनेगा। टेम्परेट साइक्लोन के बनने को हम क्या बोलेंगे, फ्रंट्स बनना। फ्रंट्स बनने के जो पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फ्रंटोजेनेसिस। तो जब भी आप टेम्परेट साइक्लोन्स पढ़ोगे इसका मतलब है कि ये फ्रंट्स का फॉर्मेशन है। ये चीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए कि पोलर रीजन से जो कोल्ड करंट है और वेस्टर्लीज के कारण जो वार्म करंट है, ये दोनों यहाँ पे वर्टिकल डिसकंटिन्यूटी है इन दोनों के बीच में, इसी को हम टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं और यहीं पे बनता है फ्रंट्स, और इसको पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे फ्रंटोजेनेसिस। और ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है वेस्टर्लीज, आपको पता होना चाहिए ये चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि फ्रंटोजेनेसिस के फॉर्मेशन की कुछ स्टेजेस होती हैं कि कैसे फ्रंटोजेनेसिस होता है। अब आप ये देखो कि ये सपोज यहाँ पे से कोल्ड करंट आ रहा है और यहाँ से वार्म करंट आ रहा है, तो यहाँ पे जो ये डिसकंटिन्यूटी होगी इसको हम बोलेंगे फ्रंट। यहाँ पे अब आप देखो, अब आप इस पिक्चर को देखो कि जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये देखो यहाँ पे आपको पता है कि पोलर विंड्स किस तरफ से आ रहे हैं, इस तरफ से आ रहे हैं। ये ईस्ट टू वेस्ट की तरफ आ रहा है और ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि ये जो मूवमेंट है ये पैरेलल तो है दोनों का, लेकिन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के हैं। एक वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, एक ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। यहां पे भी देखो कि ये वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है और ये ईस्ट टू वेस्ट आएगा। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे के पैरेलल है और एक दूसरे के रीजन में ये इंटरफेयर नहीं करते हैं, बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। और इसी वजह से इनको, ये जो दोनों एयर मासेस हैं, कोल्ड और वार्म एयर मासेस हैं, इनको हम एक्टिव नहीं कहते कि ये इनएक्टिव एयर मासेस हैं, और इसी वजह से हम इनको कहते हैं कि ये स्टेशनरी फ्रंट है। स्टेशनरी फ्रंट है, ये जो फ्रंट बन रहा है इसको हम कहेंगे स्टेशनरी फ्रंट। कोल्ड एयर मास है, वार्म एयर मास है, एक दूसरे के रीजन में इंटरफेयर नहीं करता इसलिए इनएक्टिव है। एक दूसरे के पैरेलल मूवमेंट तो है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है। तो ये सबसे पहले जो हमने बात की स्टेजेस की, वो स्टेशनरी फ्रंट के बारे में बात की। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरे स्टेज में क्या हो रहा है। ये वो स्टेज है जहां पे कोल्ड एयर मास जो है वो वार्म एयर मास के टेरिटरी में घुसता है, और वार्म एयर मास जो है, अब कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास के टेरिटरी में घुस रहा है तो वार्म एयर मास भी कोल्ड एयर मास के टेरिटरी में घुस रहा है। तो ये जो फ्रंट बनता है ना, जब वार्म एयर कोल्ड एयर मास के फ्रंट में घुसता है तो इसको हम कहते हैं वार्म फ्रंट। यहां पे क्या हो रहा है, वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास के टेरिटरी में घुस रहा है। अब आपको एक चीज पता होगा कि जो वार्म एयर होता है वो हल्का होता है, हल्का होता है तो वो राइज करता है, और जो कोल्ड एयर होता है वो भारी होता है इसलिए वो डिसेंड करता है। कोई भारी चीज, अगर कोई भारी चीज को आप ऊपर से नीचे फेंकोगे तो वो क्या होगा, वो बहुत तेजी से नीचे गिर जाएगा, और कोई हल्की चीज, रुई को अगर आप फेंकोगे तो काफी धीरे धीरे नीचे उतरेगा क्योंकि वो हल्का है। तो इसी में क्या होता है कि जब कोल्ड एयर नीचे आती है तो वो तो जल्दी से आ जाती है, लेकिन वार्म एयर जब ऊपर जाता है, राइज करता है, तो वो काफी स्लो मूवमेंट होता है उसका, धीरे धीरे मूव करता है वो, ये देखिए स्लो मूवमेंट करता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये वार्म एयर कोल्ड एयर मास के टेरिटरी में घुस रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो बारिश होगी ना, यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होगा ये काफी स्लो होगा, क्योंकि एयर मास जो वार्म एयर मास है इसका मूवमेंट स्लो होता है, तो बारिश भी जो होगी वो धीरे धीरे बारिश होगी। अब धीरे धीरे बारिश हो रही है तो आपको पता है कि ये ज्यादा लंबे टाइम तक होगी। एक बार में ही अगर पूरा बारिश हो गया तो वो तो जल्दी खत्म हो जाएगा, बट चूंकि यहाँ पे बारिश धीरे धीरे हो रही है इस वजह से ये बारिश लंबे टाइम तक होगी और ये लिमिटेड एरिया तक होती है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है। उसके बाद क्या होता है इसमें आइए देखते हैं। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया है कि जब वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास में घुसती है तो वार्म एयर फ्रंट बनाती है, प्रेसिपिटेशन होता है, स्लो होता है, लंबे टाइम तक होता है और लिमिटेड एरिया में होता है। ये सारी चीजें आपने इसमें देखी। उसी तरह कोल्ड एयर मास क्या हो रही है, अब यहाँ पे कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास के टेरिटरी में घुस रही है, तो जब कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास के टेरिटरी में घुसेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोल्ड फ्रंट बोलेंगे। कोल्ड फ्रंट बोलेंगे ये जो जब यहाँ पे बनेगा तो कोल्ड फ्रंट बनेगा। तो यही सारी चीजें यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगी कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो होगा वो हाई होगा,
ज्यादा 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 जल्दी होगा, तेज होगा, फास्ट होगा, प्रेसिपिटेशन विल बी फास्ट, प्लस ये ज्यादा एरिया के लिए होगा, एरिया विल बी लार्ज, और दूसरा ये कम टाइम तक होगा, टाइम इसमें कम होगा क्योंकि ये जल्दी जल्दी प्रेसिपिटेशन हो जा रहा है, तो टाइम कम लग रहा है, प्लस ज्यादा एरिया पे ये प्रेसिपिटेशन कहला रहा है। तो जब कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास के टेरिटरी में घुसेगी तो उसको कोल्ड फ्रंट बनाएगी, जब वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास के टेरिटरी में घुसेगी तो वो वार्म फ्रंट बनाएगी। तो ये स्टेज 2 था, जब ये एक दूसरे के टेरिटरी में घुस रहे हैं। अब क्या होगा, फाइनली इनका मर्जर हो जाएगा, ये एक दूसरे के टेरिटरी में बिल्कुल ही मर्ज कर जाएंगे, तब क्या होगा देखते हैं। तो अब ये फाइनल इसका स्टेज 3 है, जब ये एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाएंगे, और जब यहाँ पे वार्म और ये कोल्ड एयर मासेस एक साथ मर्ज कर जाएंगी तो ये बनाएगी जो फ्रंट, उसको हम कहते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। तो यही था स्टेज 3। तो आपने इसमें यही सारी चीजें देखी कि टेम्परेट साइक्लोन्स किस वजह से बनते हैं, क्योंकि ये फ्रंट्स बनाते हैं, और फ्रंट्स बनाने की वजह से फ्रंटोजेनेसिस होता है, और इसी वजह से हम टेम्परेट साइक्लोन्स को देखते हैं। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि टेम्परेट साइक्लोन्स किन किन रीजन्स में बनता है और क्या क्या चीजें इसमें और ऐड होती हैं। तो टेम्परेट साइक्लोन्स जो होते हैं वो लैंड और सी, हमने देखा था ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या था कि वो सिर्फ सी पे बनते थे, बट यहाँ ऐसा नहीं है टेम्परेट साइक्लोन के साथ, ये लैंड और सी दोनों पे बनते हैं, और टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन काफी अलग है इस मैटर में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि थंडर स्टॉर्म क्या होता है। तो आइए, तो थंडर स्टॉर्म का मतलब क्या हुआ कि रेन प्लस लाइटनिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी थंडर स्टॉर्म वाले एरिया में, जहां पे भी ये बारिश भी होती है और बिजली भी कड़कती है, वहां पे ये थंडर स्टॉर्म कहलाएगा। और रेन होने के लिए, रेन को अकर होने के लिए, जो थंडर स्टॉर्म में बारिश होती है, इसको होने के लिए जो एरिया होता है, एरिया, उस एरिया को वार्म और मॉइस्ट होना चाहिए, वार्म और मॉइस्ट होना चाहिए, तभी यहाँ पे थंडर स्टॉर्म आएगा। अगर एयर में वाटर प्रेजेंट है तो वो ऊपर वर्टिकली वो मूव करेगा। एयर में अगर वाटर प्रेजेंट है तो वो एयर वर्टिकली मूव करेगा, और इसी को हम कन्वेक्शनल मूवमेंट भी बोलते हैं, आपको पता है। इफ वाटर इज प्रेजेंट इन द एयर इट विल मूव वर्टिकली, कॉल्ड कन्वेक्शनल मूवमेंट। तो थंडर स्टॉर्म के लिए कन्वेक्शनल मूवमेंट भी होना जरूरी है। तो थंडर स्टॉर्म जो है वो कन्वेक्शनल फ्लो ऑफ मॉइस्ट एंड हॉट एयर के कारण होता है, कि जो वार्म और मॉइस्ट एयर है, इसका वर्टिकल मूवमेंट होता है, कन्वेक्शनल मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से थंडर स्टॉर्म आता है। और ये जिन क्लाउड्स की वजह से होता है इसको हम बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कैसा होता है, ये एक बार आप इस पिक्चर में देख लो। इस टाइप के क्लाउड्स को हम कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। और ये इसी क्लाउड्स के कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा थंडर और लाइटनिंग हमें देखने को मिलती है। अगर मान लो कि वहां का जो एयर है वो ड्राई है, अगर एयर ड्राई है तो हमें डस्ट स्टॉर्म्स भी देखने को मिलेंगे। अगर जो ये थंडर स्टॉर्म है, ये थंडर स्टॉर्म अगर एटमॉस्फेयर के ऊपर वाले हिस्से में पहुंच गया, अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर पहुंच गया, जहां टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां पे हमें हेल्स भी देखने को मिलेंगे, हेल फॉर्मेशन, जिसकी वजह से हेल स्टॉर्म भी आता है। जो हम देखते हैं ना, ये बर्फ वगैरह, आइस वगैरह, जो जिसकी वजह से आइस स्टॉर्म आता है उसको हेल स्टॉर्म बोलते हैं, आइस वगैरह गिरने लग जाता है ऊपर एटमॉस्फेयर से। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो आपका थंडर स्टॉर्म है ये एटमॉस्फेयर के उस लेवल पे पहुंच गया है जहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम है। तो थंडर स्टॉर्म किस रीजन्स में होता है, थंडर स्टॉर्म वहां होता है जहां पे लो प्रेशर होता है। तो अगर मान लो कि इस रीजन में यहाँ पे थंडर स्टॉर्म आया हुआ है, और इस रीजन में अगर कोई साइड बाई एयर है जो पास कर रही है, वो अगर घुस जाती है, तो ये ऐसा देखने को लगता है कि ये एलिफेंट का ट्रंक है, ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट। इट सीम्स लाइक ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट, और यही कहलाता है टॉर्नेडो। क्या हो रहा है, थंडर स्टॉर्म में जो ये आसपास मूव करने वाली एयर है, ये भी अगर इसमें मिल जाती है तो ये ट्रंक ऑफ एलिफेंट दिखता है, और इसी को हम कहते हैं टॉर्नेडो, जो यूएसए वगैरह में काफी ज्यादा आता है, जिसकी वजह से पूरे घर उनके उड़ जाते हैं। और यही रीजन है कि वो बेसमेंट बना के रहते हैं, जो कि इस टाइप के सिचुएशन में उनको हेल्प करता है। उसके बाद अगर टॉर्नेडो जो है वो सी सरफेस पे हो जाए, अगर टॉर्नेडो सी सरफेस पे हो जाए, तो इसको हम कहेंगे वाटर स्पाउट। क्या कहेंगे, वाटर स्पाउट। इसमें क्या हो रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है
काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हमें थंडर स्टॉर्म देखने को मिलता है। तो ये आप एक थोड़ा सा पिक्चर से समझने की कोशिश करना कि थंडर स्टॉर्म किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसका एक आइडिया लग जाएगा आपको इसका। तो ये पिक्चर है थंडर स्टॉर्म का, आप देख लो लाइटनिंग के साथ साथ काफ़ी रेनफॉल भी इसमें होती है और ये काफ़ी डेंजरस दिखता है और बहुत कभी कभी डिवास्टेशन भी लेकर के आता है अपने साथ। ये देखो आप नेक्स्ट पिक्चर, ये देख लो थंडर स्टॉर्म के साथ काफ़ी बारिश भी हो रही है। तो ये था टोटल इस लेक्चर के बारे में पूरा समरी। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक स्टे ट्यून्ड और आप रिवाइज करते रहें और एक बार चैप्टर को ज़रूर पढ़े खुद से, ताकि ये चीज़ें आपको थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियर हो जाए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। आई रीड all your comments and I will definitely try to reply all of them. For more tutorials, please subscribe to Guru Mantra channel. Thank you so much. Stay tuned. Bye-bye.